विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना भारतीय न्यायपालिका, यूनियन, द इंडियन जुडिशरी। और साथ में इसमें इंडियन जुडिशरी में क्या क्या पढ़ना है हमने? यूनियन जुडिशरी पढ़नी है। यूनियन जुडिशरी कहां पर मिलेगी आपको? संघीय न्यायपालिका जो मिलेगी वो आर्टिकल 124 से लेकर और 147 तक मिलेगी। कहाँ मिलेगी? 124 से 147 संघीय न्यायपालिका। ठीक है, कहां पर? संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 5 और चैप्टर 4 में मिलेगी। कहां मिलेगी? चैप्टर 4 मतलब अध्याय 4, है ना। भाग 5 के अध्याय 4 में मिलेगी। इतना समझ में आ गया। अगर आपको फिर स्टेट जुडिशरी पढ़नी है तो वो आपको कहां से कहां तक मिलेगी? 214 से 232 तक मिलेगी। कहां से कहां तक? 214 से 232 तक मिलेगी। कहां मिलेगी? संविधान के किस भाग में मिलेगी? आंसर संविधान के भाग 6 में। संविधान के भाग 6 चैप्टर 5, चैप्टर 5 में। इतना क्लियर हो गया। फिर आपको कौन सी? सबऑर्डिनेट, है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, यानी मतलब हाई कोर्ट से नीचे जो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया आपका, उससे नीचे हो गए, वो कहाँ मिलेंगे आपको? आर्टिकल 233 से और 237 के बीच में मिलेंगे। तो समझ में आ गया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी को पढ़ने से पहले आपने सबसे पहले बेर एक्ट में जाना है। कहाँ जाना है? बेर एक्ट में जाना है। बेर एक्ट में आपने सारे आर्टिकल को सबसे पहले उनके क्या, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे माना 124 से हम लोग पढ़ रहे हैं तो 124 से 147 तक सबकी हेडिंग याद करनी है। क्या करनी है? हेडिंग याद करनी है। उसके बाद फिर एक एक, दो दो, तीन तीन रीडिंग आपने उसका डिटेल पढ़ना है। डिटेल जल्दी से समझ में नहीं आएगा क्योंकि टफ लैंग्वेज होती है किसकी? संविधान की। उसके बाद फिर जब आप वो डिटेल पढ़ लेंगे तो उसके बाद जब आप बुक में आएंगे तो वो आपको आसान लगेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 चैप्टर 4 अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में है। उसमें पहला आर्टिकल जो है 124 है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है? तो हल्का हल्का बता रहा हूँ मैं कि उसमें बोल रखा है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, है ना। उसमें भारत का एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा। जब तक संसद विधि द्वारा इस तरह से लिखा होता कि अधिक संख्या विहित नहीं करती है, तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो किसी जमाने में जब सुप्रीम कोर्ट बना था स्टार्टिंग में, तो उस समय क्या, एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और बताया गया था कि 7 से अनधिक। उस समय कितने थे? 7। संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आज कितना है? 1+33 है। कितना है? 1+33। इतना क्लियर हो गया। तो ऐसा करते करते मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई आर्टिकल 124 में। आपने 2-3 रीडिंग करनी है, मैं सीधे बुक के माध्यम से बताऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आर्टिकल 125, आर्टिकल, अच्छा बीच में क्या हुआ कि न्यायिक नियुक्ति आयोग सुना होगा आपने। मोदी सरकार ने एक बार न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में प्रावधान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कर दिया है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वैसे आवश्यकता है नहीं क्योंकि असंवैधानिक हो चुका है। ठीक है, जब तक अगर वो संवैधानिक होता तो उसको पढ़ते। ठीक, क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, उसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं? NJAC। उसको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक कर दिया गया। तो समझ में आ गया। उसके बाद आर्टिकल 125 आता है। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस, यानी वेतन आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 126, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। कार्यकारी न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। इसको किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है हमने? 223 के साथ पढ़ना है। इसको किसके साथ पढ़ना है? 223 में अगर आप जाएंगे तो 223 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि भाई हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे ना हम, तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कहां पर? हाई कोर्ट में। वो 223 में लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा हुआ 126, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। मैं अगर यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो मैं 2 स्टेटमेंट करके देता। मैं कहता आर्टिकल 126 में सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, और आर्टिकल 223 में 223 में हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर मैं स्टेटमेंट करके देता आपको कि स्टेटमेंट 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग, 2 इज राइट, 1 इज रॉन्ग, दोनों गलत, दोनों सही, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना के देता। ठीक है, और कोशिश करता आपको क्या,
और अगर मुझे और फंसाना होता तो मैं 223 की जगह मैं क्या करता 232 कर देता वहां पर, है ना, कुछ मिलता जुलता, ताकि आप क्या कर सको उसमें, उस क्वेश्चन में। भाई रिजेक्ट करने के लिए होता ना प्री, तो क्या करना है, और रिजेक्ट किनको करना है, जो लापरवाह लोग होते हैं। जो ढंग से पढ़ेंगे उनकी समझ में आ जाएगा कि 126 को 223 के साथ पढ़ना है। इतना समझ में आ गया। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान का है 126 में है। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ बोलते हैं एडहॉक, काम चलाने के लिए, कुछ समय तक काम चलाने के लिए एडहॉक, जब तक कि उनकी जगह पर वो व्यक्ति जिसको कि उसमें उस सीट पर बैठने का अधिकार, जब तक वो अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक काम चलाने के लिए एडहॉक जजेस की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं? आंसर 127 में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आर्टिकल 127। उसके बाद आर्टिकल 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। किसकी? जजेस रिटायर होने के बाद भी उनको क्या किया जाता है? वापस बुलाया जाता है कभी कभी। दे आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। उनको फिर बोला जाता है भाई न्यायपालिका पर बहुत बोझ है, अपने अनुभव के साथ क्या कीजिए, आप वापस आइए, थोड़ा काम कीजिए इसमें। लोग क्या हैं, कोरम जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? कोरम पूरा नहीं हो रहा है। अब यहाँ से बड़े बारीक प्रश्न आते हैं। जब इसको पढ़ रहे होंगे तो बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे जाएंगे एडहॉक जजेस से, और आपके कहाँ से? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में। ठीक है। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है। यूपीएससी ने सीधे यही बोला है कि आर्टिकल 129 में, पहले तो आर्टिकल भी पूछा है किसी जमाने में कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिशमेंट टू कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। मतलब उसको अपनी अवमानना करने पर दंड देने की भी शक्ति है। किसको? लेकिन इसका जब डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी है वो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता क्या है। दरअसल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं, वो लेखबद्ध होती हैं। क्या होती है? मतलब उसका हर एक जो केस है वो अपने आप में उसने एक किताब बनना है। क्या होना है? कानून। मतलब एक तरह से जो निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एक तरह से लिख दिए गए हैं। उसके बाद नीचे के जितने कोर्ट होंगे उन पर आबद्धकारी होते हैं वो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चोरी की सजा ये है और आप हाई कोर्ट में हो, हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी चोरी की सजा तो ये है। ऐसा नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आबद्धकारी होगा नीचे के सारे कोर्ट्स पर। इतना समझ में आ गया? तो इसलिए उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या है, ऐसा करके प्रश्न पूछा उसने। तो उसके 2-3 स्टेटमेंट करके दिए, तो उसमें से छांटना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है सही है। तो उसकी हर कार्रवाई क्या होती है? लेखबद्ध होती है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है। इसके संबंध में लिखना है आपने। ठीक है। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। कभी कभी क्या होता है कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर स्थान को नियत कर सकता है। वैसे तो आप बोलोगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है कभी? तो हाँ किया है। दक्षिण भारत में भी अपनी पीठ लगाई है, ऊपर जम्मू कश्मीर के आसपास भी शायद पीठ लगाई है अपनी। मतलब जरूरी नहीं है कि दिल्ली में ही बैठेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैंने कहा बर्डन और इतना ज़्यादा सिस्टम इस तरह से है कि क्या इधर उधर जाने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैंने कहा ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 130 का प्रयोग किया है। भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर क्या कर सकता है? दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अधिविष्ट कर सकता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 131 यहाँ तक आते आते बच्चे क्या करते हैं, अब कहते हैं अब ये बेकार हो गया कि आगे के आर्टिकल मेन यही है भाई। आरंभिक अधिकारिता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या है? तो बताता है वो कि भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में अगर विवाद चल रहा है तो किसी हाई कोर्ट में नहीं चलेगा वो केस। कहाँ चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। एक तरफ भारत सरकार है, एक तरफ एक राज्य है या एक से अधिक राज्य है, तो भी वो केस कहाँ चलेगा? या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद चल रहा, माना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इनके बीच में विवाद चल रहा, तो वो किसी कोर्ट में नहीं जाएगा हाई कोर्ट में, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ये उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है। क्या है? उसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता। इतना समझ में आया?
ठीक है, बाकी फिर आर्टिकल 132, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता या आरंभिक क्षेत्राधिकारिता समझ गए ना आप। आर्टिकल 131 इसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। आरंभिक से आपने जो इंग्लिश में बोलना है वो बोलना है ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? आरंभिक का अपना ट्रांसलेशन मत करना। ठीक है, अगला आर्टिकल 132, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी appellate jurisdictions of Supreme Court in appeals from high courts in certain cases, ठीक है। तो अभी आपने, मैंने कहा ज्यादा सरदर्द नहीं लेना है, पहले सिर्फ हेडिंग याद कीजिए कि आर्टिकल 132 में क्या लिखा हुआ। अगर आप मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में याद कीजिए कि appellate jurisdictions of Supreme Court in appeals from high court in certain cases, और अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आपने बोलना आर्टिकल 132 में लिखा हुआ कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। इतना क्लियर हो गया? अपने आप समझ में आएगा फिर, तब जब कुछ केसेस जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे ना, तब समझ में आएगा कि भाई केस तो उच्च न्यायालय में चल रहा था, उच्चतम न्यायालय कहाँ से आ गया बीच में? तो इस आर्टिकल से आया। किससे? आर्टिकल 132 से। ठीक है, डिटेल बाद में करेंगे हम। 133 आर्टिकल 133, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, यानी appellate jurisdictions of Supreme Court in appeals from high courts in regard of civil matters। अब देखो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है ना वो सिविल मैटर्स है। क्या है? तो अगर आपने इतना भी याद कर लिया कि 133 में सिविल मैटर्स पर है, बाकी धीरे धीरे याद करना, लेकिन मेन जो कीवर्ड है वो याद करना जरूरी है, सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स बोलते हैं क्या? सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में। किससे? उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। क्लियर हो गया? Appellate jurisdictions of Supreme Court in appeals from high courts in regard of civil matters, आर्टिकल 133। क्लियर हो गया? डिटेल बाद में करेंगे। आर्टिकल 134, अब इसमें 134 में दांडिक विषयों में, किसमें भाई? दो तरह के मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स हैं, जमीन जायदाद के जो झगड़े होंगे कहाँ जाएंगे? वो सिविल मैटर्स में। हम वकील साहब से पूछते भी हैं, वकील साहब आप किस चीज़ के वकील हो? वो कहते हैं भाई मैं सिविल देखता हूँ। क्या देखता हूँ? फिर माना कहीं सर फोड़ दिया, कहीं कुछ ऐसा आगजनी, कुछ हत्या, ये मामले कहाँ जाएंगे? ये क्रिमिनल मैटर्स होते हैं। तो उसके लिए जो वकील साहब से पूछते हैं आप क्रिमिनल मैटर्स कौन से वकील साहब देखते हैं? होता है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, आर्टिकल 134, एपेलेट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। अभी मैं आपको सिर्फ हेडिंग याद करने के लिए कह रहा हूँ। देश में कई वकील ऐसे हैं, कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जिन्होंने संविधान याद कर रखा है। क्या कर रखा? पूरा क्या कर रखा? यानी कभी कभी जजेस जो एडवोकेट्स होते हैं वो उनका अध्ययन इतना ज़्यादा होता है कि संविधान और संविधान से संबंधित आपको लगेगा यही है संविधान, इसके अलावा भी क्या होता है। हमें भी यही भ्रम था कि क्या ये पढ़ लिया हमने, याद कर लिया, क्या बेयर एक्ट हो गया संविधान याद। जब वकील साहब की लाइब्रेरी देखी वहाँ पता चला कि 24,000 की 3 किताबें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं उन सब पर क्या पूरा डिटेल है उस पर। 24,000, ठीक है, 50,000 महंगी बुक्स आती हैं। ज्ञान से फिर क्या होता है, फिर वकील साहब की फीस भी वैसी होती है। किस चीज़ की लेते हैं वो फीस? हो सकता है मामला आपका खाली 2 मिनट की जिरह करें उस पर निर्णय हो जाए। अब आप बोलोगे यार 2 मिनट तो बात की इन्होंने, वकील साहब ने जो पढ़ाई की है ना पीछे, वो जो किताबें खरीद रखी हैं उसकी कीमत होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? तब ये नहीं बोलोगे कि वकील साहब गए 2 मिनट जिरह की और हो गया केस हमारे पक्ष में हो गया। 2 मिनट के कितने देने हैं इन्हें, है ना? तब दिहाड़ी के हिसाब से नहीं होता है वहाँ पर, ज्ञान के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अदृश्य चीज़ें होती हैं। ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? अदृश्य प्रोडक्ट है, उसको बेचा जा रहा है, उसकी कीमत सामने वाले की समझ में नहीं आती है, उसी की समझ में आती है जो बेच रहा होता है। ठीक है, चलो जी। दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता यानी एपेलेट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, इन रिगार्ड टू आर्टिकल 134 में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 134A, उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। सिर्फ इतना याद कीजिए अभी पहले, क्या उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर अपील्स टू द सुप्रीम कोर्ट। हल्का सा बता देता हूँ कि ऐसे थोड़ा कि आपकी 100 गज जमीन किसी ने हथिया दी और आपने कहा आई विल सी इन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और
क्या लगता है आपको, मामला लेगा सुप्रीम कोर्ट? मामला ऐसे नहीं जाता है। आपका लोअर कोर्ट में गया, वहां हार गए आप, फिर थोड़ा अपर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट तक पहुंचे। सिंगल बेंच बोलते हैं जहाँ पे एक जज बैठते हैं, उनका निर्णय हुआ, आप उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, पैसा बहुत था, समय बहुत था आपके पास, आपने कहा नहीं जी डबल बेंच में अब क्या होगा, निर्णय होगा। डबल बेंच ने भी वही निर्णय दिया जो पहले से चला आ रहा था, आप भ्रम में थे। डबल बेंच से भी अब आपने कहा अब सुप्रीम कोर्ट जाना है जी। 100 गज जमीन में नहीं होगा ये मामला, और मैं बता रहा हूँ कि कोई एक बड़ा मामला अगर है, कैपिटल पनिशमेंट जैसे मामले में तो खुद ही चले जाता है, कैपिटल पनिशमेंट में प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अन्य मामलों में अगर हाई कोर्ट ने लिख के दिया कि ये मामले में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के लायक है, तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नहीं तो आपकी लास्ट जो सीढ़ी है वो कहाँ पर खत्म हो जाएगी, हाई कोर्ट में। इतना समझ में आया? तो मैं कह रहा हूँ उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र क्या, हाँ मृत्युदंड अगर मिला, कैपिटल पनिशमेंट मिला, तब किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लोअर कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, उससे अपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, सिंगल बेंच डबल बेंच सब ने मृत्युदंड दे दिया। अब कहाँ जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो वो मामला, उसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया, अब क्या करोगे बताओ? महामहिम के पास जाओगे गुहार लगाने, आर्टिकल 72 का यूज होगा। क्षमादान की शक्ति, अगर उन्हें लगेगा कि क्या क्षमा किए जाने योग्य हो तो क्षमा मिलेगी, नहीं तो लटका दिया जाएगा, है ना। सरकारी जल्लाद होगा, क्या होगा? और जिस दिन सबसे ज्यादा स्वस्थ होगा वो व्यक्ति, सब चेक होगा, सुबह स्नान होगा, आपके धर्म के हिसाब से आपको पुस्तक दी जाएगी, पढ़ लीजिए भाई, लास्ट क्या है, अंतिम इच्छा पूछी जाएगी, ठीक है, बीपी वीपी सब चेक होगा। क्या होगा? ये नहीं कि डेंगू हो रखा था और लटका दिया, इंतजार किया जाएगा, फिर जब तक डेंगू सही नहीं हो जाता तब तक नहीं लटकाया जाएगा। समझ में आया? डॉक्टर साहब होंगे, जेलर साहब होंगे, सब होंगे। तो कोई भी ऐसे काम ना करें भाई, अपराध, जो अपराध की श्रेणी में आता हो, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र समझ में आ गया। आर्टिकल 135, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, यानी ज्यूरिडिक्शंस। आर्टिकल 135 बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इतना याद करना है अभी आपने, कितना? ज्यूरिडिक्शंस एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक्सरसाइजेबल बाय द, यानी विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता। फेडरल न्यायालय किसको बोल रहे हैं हम? ऐसे तो अमेरिका के कोर्ट को भी फेडरल कोर्ट बोलते हैं, क्या उसको बोल रहे हैं? नहीं, फेडरल न्यायालय मतलब जब तक हमारा देश क्या नहीं हुआ था, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, ठीक है, देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले जो कोर्ट है उसको फेडरल कोर्ट ही बोल रहे हैं हम। उसके बाद सारी जो अधिकारिताएं हैं किसके पास आई? सुप्रीम कोर्ट के पास आई। आर्टिकल 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, यानी स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136, इतना याद करना है। फिर आर्टिकल 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 137, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। आर्टिकल 137, यानी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियम के उपबंध के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालयों को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। भाई, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कई मामले पढ़े ना आपने, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ पढ़े हैं पहले। ये मामले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मामले थे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, क्या वो मामला उसको पलटा नहीं गया? पलटा गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में पलटा गया, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग देखते हैं ना आप। तो क्या हुआ कि पहले 5 न्यायाधीश बैठे, फिर बैठे 7 बैठे, फिर 9 बैठे। पुराने वाले निर्णय देखो, सुप्रीम कोर्ट का तरीका क्या होता है, पुराने वाले निर्णय को भी वो मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि वो भी ठीक था, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक मतलब संख्या क्या थी? कम थी। संख्या कम होने के कारण जजेस की, उनका जो डिसीजन था वो था, वो भी सही था।
अब संख्या क्या है, 7 है, हम जो डिसीजन दे रहे हैं वो बहुसंख्य से दे रहे हैं, इसलिए हमारा डिसीजन ये है। फिर 9 होंगे, अगर वही मामला फिर आता है, फिर 9 जजेस की पीठ बैठेगी, फिर 11, फिर 13 लोगों की पीठ बैठी है, 13 जजेस, समझ रहे हो, एक निर्णय देने के लिए। और वो क्या होता है कि वो जब पेच फंस जाता है किसमें, संविधान में, कि संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ, उस पर क्या होना चाहिए, पूछ लिया किसी ने कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई क्लियर हुआ। तो आप ये सोचो कि उस व्यक्ति को भी मानो ना आप, जिसने चीज पकड़ी होगी। अब क्योंकि संविधान का अंतिम निर्वचन करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान में कहीं पर भी व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, है ना। तो पढ़ा है आपने पहले, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में टकराव देखा है। जब न्यायपालिका कहती है विधायिका को कि आपके आर्टिकल 368 में, संविधान के भाग 20 में आपको संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया दे रखी है। क्या दे रखी है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पूरे उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे सबसे अच्छी चीज वहीं पर लगी। मैंने मतलब, क्योंकि दो लड़ाई तो वैसे भी अच्छी लगती, दो लोग लड़ रहे हैं, पर यहां पर तो न्यायपालिका विधायिका लड़ रही थी। तो न्यायपालिका ने विधायिका को कहा कि भाई आपके भाग 20 में, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की क्या है, प्रक्रिया है, शक्ति थोड़ा है। तो तब विधायिका बोलती तो क्या दिक्कत है, आर्टिकल 368 तो हमारे पास है, हम शक्ति से भी अभी लेस करते हैं अपने आप को, और इतना ज्यादा लेस कर दिया। फिर न्यायपालिका ने बोला, जो अब क्योंकि लेस हो गया ना, अब संविधान में वो लाइन आ गई, हाँ जी आप, अब तब न्यायपालिका ने माना आपको संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, पर जो आप असीमित शब्द बोल रहे हो वो नहीं है। फिर न्यायपालिका में देखो ना, मतलब इसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ब्रेन। उन्होंने कहा मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मूल ढांचे को। तो सोचो ना, एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर विधायिका की समझ में नहीं आया, संसद की समझ में नहीं आया बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्या। उन्होंने कहा समय समय पर बताएंगे, जब जब ऐसा होगा, जब जब हमें लगेगा तब तब बताएंगे हम कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार डिफाइन नहीं किया गया, एक लाइन किसी केस में, दूसरी लाइन किसी केस में, जहां जहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो समझ लीजिए वो लाइन जुड़ती रहेगी। आज हम 15-16 पॉइंट पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में कि ये है, तो हो सकता है कि 100 साल बाद हम उसमें 100 पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जी। किसका बड़ा आनंद आता है पढ़ने में, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, है ना। चलो जी, तो ये क्या हो गया भाई, निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन समझ में आ गया आपके, जुडिशियल रिव्यू। और जब आपसे पूछेगा कि जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया, तो यूएसए के संविधान से लिया। कहां से लिया, यूएसए का संविधान से लिया। कब बना था भाई यूएसए का संविधान, 1789 में बना था। कब बना था, 1789। अगर इतना आसान याद नहीं हो रहा तो बेकार है। 1789, हाँ ठीक है। मूल अधिकार भी लिए थे हमने वहां से, कहां से, यूएसए के संविधान से। क्या उसी संविधान से लिए थे जो 1789 में बना, नहीं, 2 साल उसमें थे ही नहीं मूल अधिकार। किसमें, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार थे ही नहीं। 2 साल बाद बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया उसमें, हमने वहां से लिया मूल अधिकार, ठीक है। चलो जी, आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि यानी एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई। पार्लियामेंट को पावर है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में अगर वृद्धि करनी है तो कौन करेगा, संसद करेगी। कौन करेगी, बाकी डिटेल में बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे किया जाता है। फिलहाल मैंने कहा पहला चरण, ये पहला चरण है, हेडिंग याद करना खाली। क्या करना, आर्टिकल 139। जैसे मैंने आर्टिकल 137 को वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोला, वैसे ही आर्टिकल 139 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना है इनको, क्या देना है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इश्यू सर्टेन रिट्स, यानी कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। आपने सुना होगा कि जब हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पढ़ते हैं ना, रिट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 32 पढ़ रहे थे जब हम,
आर्टिकल 32 में पढ़ा था हमने कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। तो 32 से हमने बोला था सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और 226 से हमने बोला था हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है जी, रिटें निकाल दी हाई कोर्ट ने, 226 से रिट निकाल दी, 32 है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रिट। लेकिन मैंने कहा रिट निकालने की जो शक्ति है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। क्या है? सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट निकाल सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, हाई कोर्ट से ज़्यादा शक्ति नहीं है रिट निकालने के संबंध में। लेकिन अगर देनी है तो कौन देगा? आर्टिकल 139 से किसके पास अधिकार है? संसद। कौन देगा? संसद विधि द्वारा। किसके द्वारा? विधि के द्वारा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। आर्टिकल 139 है कुछ मामलों का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। इतना ही याद कीजिए, धीरे धीरे जब पढ़ते हुए समझ में आएगा। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामले ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा लेगा। क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगाएगा और उन सभी मामलों का स्वयं निपटारा करेगा। अब वो कौन से मामले होंगे वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कितना का याद करना है? आर्टिकल 139 है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। आर्टिकल 140 एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। क्या चीज? एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। सभी न्यायालयों पर, अब यही है वो आर्टिकल। मैंने कहा था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, लेखबद्ध होती हैं, और वो सारी चीजें आबद्ध कर होंगी किस पर? नीचे के न्यायालय, हाई कोर्ट्स पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर आबद्धकारी होती हैं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। एक अच्छे वकील साहब वो होते हैं जो अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? जब तक कोर्ट चल रहा है तो कोर्ट में, और उसके बाद अपना घर गए, चाय पानी पिया, उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद अध्ययन करते हैं कम से कम 12 बजे तक, 1 बजे तक। समझ में आया? जितना उनका अध्ययन होगा तो उतना ही क्या होगा? अच्छे वकील साहब होंगे वो। कारण क्या है कि कोई केस आया, माना अब कोई केस में डिसीजन देना है, तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है अध्ययन करते करते वो इतनी किताबें हैं उसमें से निकालेंगे। वो कहेंगे ऐसा ही केस वहाँ पर आया था, उसमें ये डिसीजन हुआ था, इस डिसीजन की कॉपी, सारी चीज़ें हाईलाइट करके जज साहब को दिखाया जाता है। अगर कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है या लोअर कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये ऐसा ही केस आया था, इस केस में ये डिसीजन है। तो जो जज साहब होंगे वो भी अपना टाइम मांग सकते हैं, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसीलिए टाइम लेते हैं, वो पूरा पढ़ के तब डिसीजन दिया जाता है। ठीक है, चलिए जी। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना समझ में आ गया। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, आर्टिकल 141। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालयों की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, यानी एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवर एटसेट्रा। आर्टिकल 142, ठीक। डिग्री विक्री ये बाद में कर लेंगे हम लोग। आगे आर्टिकल 143, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या? आर्टिकल 143, वेरी, जिनको मैं वीवीआईपी बोल रहा हूं कृपया उनको जरूर याद रखना। जब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पढ़ते हैं तो परामर्श लेने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 143 में है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि कोई ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया है, एक ऐसा प्रश्न आ गया है सामने जिसमें क्या विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना समीचीन होगा, ऐसे लिखा जाता है भैया, तो महामहिम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या राय प्राप्त कर सकते हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, ना ही महामहिम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। क्लियर हो गया? ठीक। तो आर्टिकल 143 हो गया, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया? आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, यानी सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। आर्टिकल 144A शायद इसको निरसित कर दिया गया है।
आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि, रूल्स ऑफ द कोर्ट। अब वो रूल्स क्या होते हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, यानी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स। अब कुछ लोग क्या, ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसको अपने कर्मचारी किस प्रकार के चाहेंगे उसके नियम ये खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, अब कुछ बच्चे निकले ग्रुप सी में, टाइपिंग हुई, ठीक ठाक स्पीड मांगी उन्होंने, क्या मांगी, फिर बच्चे आके शिकायत करते हैं मेरे से कि हम सब क्या हो गया, 18 बच्चे गए थे, 18 के 18 नहीं कर पाए टाइपिंग। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं नहीं कर पाते टाइपिंग, नहीं कर पाए। पूछा उन्होंने इतना क्यों मांग रखा, और जगह 4000 मांगते हैं वहाँ 8000 मांग रखा। मैंने कहा भाई हर चीज़ क्या होती है, क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है भाई कोर्ट में टाइपिंग होती है। अब आप ग्रुप सी में हो तो क्या करना है आपने, जीवन भर अब टाइपिंग करनी है। समझ में आया। तो जिस चीज़ के, जो चीज़ की जरूरत होगी वही तो मांगी जाएगी। अब जैसे आप विधानसभा में हो तो विधानसभा में अगर किसी ज़माने में शॉर्ट हैंड मांगा जाता था, अगर आपका शॉर्ट हैंड है तो आप गजटेड ऑफिसर हो जाते थे सीधे। अगर आपकी बहुत अच्छी क्या है स्पीड है, मतलब वहाँ डिग्री विग्री नहीं देखी जाती थी, आपकी स्पीड देखी जाती थी शॉर्ट हैंड की। तो एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते थे, जब हम भी उत्तर प्रदेश में थे तो शॉर्ट हैंड सीखते थे लोग, 1-2 साल लगते थे शॉर्ट हैंड, मतलब स्पीड बनाने में। सीखने में तो 2-3-4-5 महीने में हो जाएगा, पर स्पीड बनाने में 2 साल 3 साल लग जाते थे, तब जाके फिर वहाँ निकलते थे, क्योंकि वहाँ धुरंधर आते थे। आशुलिपिक बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, आशुलिपिक। कई प्रकार के पद निकलते हैं भाई, नज़र होनी चाहिए। जंतु पकड़क भी होता है यूनिवर्सिटी में, तितलियाँ पकड़नी पड़ती हैं उसको, एक वो बनाना पड़ता है। बात की बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना रोजगार की कमी है, सरकार के पास बहुत रोजगार है। चलो, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय हो गया। तो भाई अपना सेवक कैसे लेने हैं उन्हें, हो सकता है कि वो एग्जामिनिंग बॉडी से एग्जाम कराएं, वैसे उन्हें सेवक कैसे चाहिए उसके नियम वो खुद बनाएंगे कि हमें इतनी टाइपिंग स्पीड चाहिए, हमें क्या भाई, कोर्ट में जो शब्द यूज होते होंगे ना, कोर्ट में कैसे शब्द यूज होते हैं अलग, जैसे आपके साइंटिफिक डिक्शनरी होती है, एक साइंस के शब्द अलग होते हैं, वो थोड़े चलेंगे कोर्ट में। कोर्ट में चलेंगे क्या, न्यायिक संबंधित जो शब्द होंगे वो चलेंगे वहाँ पर। तो क्या होगा कि जो आपका पेपर होगा ना, वहाँ पर उन शब्दों का भी पूछा होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो भी याद करने पड़ते हैं। जब आप प्रशासन में जाएंगे तब वहाँ पर प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछी जाएगी, प्रशासन में प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाएगी, न्यायालय में न्यायिक शब्दावली पूछी जाएगी, और अन्य जगहों पर देखा होगा आपने जो हिंदी भाषी राज्य होंगे वहाँ पर हिंदी का पेपर ठीक ठाक आता है, बिल्कुल डीप जाके पूछता है वो। क्यों पूछता है भाई, हिंदी भाषी राज्य के हो, हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर्टिकल 147 इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन। आर्टिकल 147 में क्या है, निर्वचन, ठीक है। तो पहला काम यही करना है आपने कि आर्टिकल 124 से और आर्टिकल 147 तक जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको याद करना है। अब अगले चरण में क्या करना है वो अगली क्लास में बताऊंगा। हाँ जी।